नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार और अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं इस क्लास को शुरू करूँ। प्लीज दोस्त। और कल मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा पीपीटी यूज करूंगा, तो आपने मैं हर पीपीटी को एक बार जैसे एक पार्ट समझा दिया, जैसे आर्हीनियस, तो मैं इसको 2 बार कवर अप करूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आज वाला जो पार्ट है ना, वो बिना इसके समझा नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसका उपयोग किया है, जो मैंने आपको कल बताया भी था। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम डायरेक्टली अगर कहीं पर देखें तो उन्हें समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर मैं सिर्फ इसे लिखता तो शायद आपको एक कम समझ में आता, क्योंकि उन चीज़ों को क्या कर किया जा रहा है यहाँ पर, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उन चीज़ों को वरीयता के क्रम में बताया जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। चलो चलो भाई, चलो। रोहित, बढ़िया है भाई। जितेंद्र शर्मा जी नमस्ते। ठीक है, आज शाम की 6 बजे क्लास लेने का क्यों हो गया? 11 बजे का टाइमिंग था सर, है ना। तो वो पहला कारण तो ये कि विनय सर की सुबह मैराथन चल रही थी, है ना। इस कारण से उनका स्लॉट मैंने ले लिया है। तो आपको ये भी कहीं फील नहीं हो कि विनय सर की क्लास क्यों नहीं हुई थी। तो विनय सर की क्लास इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उनकी मैराथन थी, और हम दोनों का स्टूडियो एक ही है, तो सुबह वो क्लास ले रहे थे, है ना। कितनी क्लास और होगी तो बेटा मैं शायद इसको पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ। आपके जो टॉपिक्स बच रहे हैं, है ना, वो टॉपिक बता देता हूँ मैं आपके, है ना। तो क्लास का तो मैं एक्यूरेट नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि हो सकता है एक ज़्यादा भी लग जाए। वैसे मैंने आपको 15 तारीख तक का टाइम बता रखा है, 15 तक मैं आपका सिलेबस कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका रिएक्शन वाला, प्रतिक्रिया वाला टॉपिक बच रहा है, ठीक है। और एक बच रहा है आपका परमाणु संरचना और संख्या। और एक मैंने आपको कहा था कि मैं HCl और H2SO4 के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबल आपके 3 पार्ट बच रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल वाला पार्ट आपका चल ही रहा है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी, कल जो आपकी दोस्त याद रखिएगा, डेली टाइम चेंज नहीं होता बेटा हिमांशु, टाइम चेंज नहीं होता। हुआ क्या था, आज सर की मैराथन थी सुबह, विनय सर की। तो हम दोनों का स्टूडियो एक ही है, तो उनकी मैराथन लगभग सुबह 9 बजे के आसपास चालू हो गई थी। इस कारण से वो क्लास मैंने आपकी नहीं करवाई थी उस टाइम पे, क्योंकि स्टूडियो खाली नहीं था। और ऑब्वियसली बात है कि उनकी मैराथन थी, तो वो लगभग 5-7 घंटे ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, तो उनका शेड्यूल खाली था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस टाइम पे क्लास ले ली जाए। कल आपका वही टाइम रहेगा, ठीक है। सर आपने सब्जेक्ट, बेटा मेजर आप शायद आज ही जुड़े हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से हैंड रिटन तरीके से पढ़ाया है सिंह साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपके सारे टॉपिक मैंने आपको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के नाम बतवा सका हूं मैं, कि जो मैंने आपको गिनाए हैं। आप ये सोच रहे होंगे सर आपने जो पहले केमिस्ट्री पढ़ाई वो हमें नहीं पढ़नी है क्या? देखो दोस्त, मैंने आपके जब प्रीवियस पेपर का अध्ययन किया ना, मैं चाहता तो वो पोर्शन आज भी हटा सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको AWTPO वाले 8-10 जो आपका सिलेबस दे रखा है मैं वो दे सकता हूँ। मैं मुझे मुझे एक बात बताइए कि मुझे वो एक्स्ट्रा देने में कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं। मैं किसका फायदा देख रहा हूं? आपका। सिंह साहब देखिएगा, मैं आपको एक जवाब दे रहा हूं, है ना, सुनना उस बात को, है ना। नॉर्मली आपके 10 टॉपिक हैं रोजमर्रा के जीवन में, रसायन, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन, उत्प्रेरक, प्रतिक्रिया, रसायन के व्यावसायिक अनुप्रयोग, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार और लवण, है ना, परमाणु संख्या और प्रतीक, और इलेक्ट्रोकेमिकल। ये टोटल आपके लगभग 9 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 9। इन 9 के अलावा वो पार्ट मैंने आपको क्यों दिया है उसका कारण जानते हैं आप? क्योंकि आपके 3 से 4 प्रश्न बेटा वहां से सीधे आते हैं, ठीक है। तो बेटा सिंह साहब, आप अगर शुरू से क्लास ले रहे हैं तो बाद में तो आपकी अभी की क्लासेस तो वर्तमान AWTPO में ही चल रही हैं। चलिए, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको जो शुरू में कराया है और जो सिलेबस कराया है, बस इसको आप कवर अप कर लीजिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। चलिए, और क्या है? ठीक है सर, मैं आज ही लिया हूँ बेच, और मॉक टेस्ट अभी 65 आ रहे हैं। बेटा आप अब दोस्त एक काम करिए, है ना रोहित, आपने अगर आज ही बेच लिया है तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 क्लासेस को लेना शुरू करिए, ठीक है ना। उसके बाद ही कुछ चीज़ निर्धारित की जा सकती है, उसके पहले नहीं। देखो मैंने कल तक आपको ये चीज़ समझाई थी, कल तक मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई थी कि भाई हम जो पढ़ रहे थे वो विद्युत रसायन पढ़ रहे थे, ठीक है। सिंह साहब आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। सिंह साहब आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? वो मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि वहां से 3-4 प्रश्न आपके डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं।
और देखो अगर सिर्फ आपका सिलेबस, एक बच्चे के माइंड में हमेशा वो चीज होती है कि जो हमारा सिलेबस है हमें सिर्फ वो करवा दिया जाए, लेकिन टीचर के माइंड में ये होता है कि यार ये सिलेबस से हटकर भी कभी कभी कुछ चीजें पूछते हैं। और हमें देखो 11-12 तो है नहीं, हमारा कंपटीशन है, और कंपटीशन के फील्ड में हमें टीचर को ये ऑब्जर्व करना होता है कि वो किस तरह से इन चीजों को देगा। ठीक है, हाँ 11-12 एक बच्चा क्या नाम है इनका, अरुणेंद्र कह रहे हैं कि सर 11-12 पढ़ लिया जाए तो इससे बाहर कुछ नहीं होता। मैं भी आपको 11-12 ही पढ़ा रहा हूँ। AWTPO की केमिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी, ये डाउट क्लियर कर दो। बेटा कब से स्टार्ट हो रही है AWTP की, तो चल रही है क्लास आपकी, ये नॉर्मली क्लास थोड़ी चल रही है। आपने जो बेच ले रखा है AWTPO के अलावा या किसी और में चल रही हो तो बता दीजिए मुझे, किसी में नहीं मिल रही है। सर MCQ नोट्स में लिखें क्या? आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना है तो लिख लीजिए, लेकिन मेरा तो सलाह रहेगा मत लिखिए। जब भी आपको पढ़ना हो यहीं की PDF उठा के पढ़ लीजिएगा, मत लिखिए, है ना। और लिखना भी चाहो तो सिर्फ प्रश्न लिख लो और उसका आंसर लिख लो, चारों ऑप्शन मत लिखिए, है ना, अगर लिखना चाहो तो। ये जो टॉपिक है आपका विद्युत रसायन, ये मैं कल कंप्लीट कर दूंगा। कब कंप्लीट हो जाएगा? कल। ठीक है, तो कल इसकी तीसरी क्लास होगी विद्युत रसायन वाले टॉपिक की। ये जो विद्युत रसायन चल रहा है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल चल रहा है, आज इसकी सेकंड क्लास है। कौन से नंबर की? सेकंड। कल जो क्लास होगी, ठीक है, कल इस टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट, कुछ थ्योरी वाला पार्ट, प्लस कम से कम 30 MCQ, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 MCQ जो आपके पूरे NCERT बेस्ड रहेंगे, है ना, उनके आधार पर मैं इस क्लास को लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कल की क्लास जो आपकी हुई थी, आज की क्लास और कल तो मैं पढ़ाऊंगा ही, तो इन 3 क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। तो कल हम इसके MCQ लगा रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा रहे होंगे कैटलिस्ट की, और मैंने साथ में मानव जीवन में रसायन के लगभग आपको 75 क्वेश्चन वहां से भी कराए, मतलब 35 प्रश्न का एवरेज मैंने वहां भी लिया, 30 प्रश्न का एवरेज मैं आपका यहां भी लेके चलूंगा। ठीक है, तो बेटा ये AWTPO के इसमें ही तो देख रहे हैं आप, है ना। आइएगा शुरुआत करते हैं। अगली बार जब कभी AWTPO की क्लास होगी ना, तो मैं आपका सिलेबस पहले करवाऊंगा। सिलेबस मतलब जो दे रखा है वो, क्योंकि आप में एक समझ गया एक बच्चे के मन मस्तिष्क में क्या होता है, जो सिलेबस है पहले वो करवा दो, फिर एक्स्ट्रा बोल करके जो टॉपिक्स मैंने कराए हैं ना पूरी केमिस्ट्री के, वो बाद में करवाऊंगा, तो आप उससे बड़े खुश हो जाएंगे कि हाँ सर हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया, है ना। हो अभी भी रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलो दोस्त देखो हुआ क्या, मैंने आपको विद्युत रसायन पढ़ाया, मैं आपको एक सिंपलेस्ट लाइन में कल एक चीज समझाई थी, कल के नोट्स आपके पास में होंगे, कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाए, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए केमिकल में, या केमिकल कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिक में। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना, यह विद्युत रसायन कहलाता है। क्या सर बात बिल्कुल सही है? मैंने यहां पर आपसे कल ही एक बात कही थी कि मैं आपको यहां पर 2 व्यक्तियों के क्या पढ़ाऊंगा, नियम पढ़ाऊंगा। एक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं किसके, आर्हीनियस का, एक मैं किसका पढ़ा रहा हूं, आर्हीनियस का। तो विद्युत अपघटन का आर्हीनियस ने क्या नियम दिया, देखो आर्हीनियस को मैंने आपको एक जब एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ाया था, ठीक है, क्या पढ़ाया था, एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ाया था, ठीक है, AWTPO का। बेटा ये AWTPO का ही तो चल रहा है, आर क्या नाम है आपका पूरा, आपने लिखा ही नहीं है, AWTPO का ही चल रहा है, ठीक है। आइए अब देखो दोस्तों, कहाँ गया, हाँ स्टाइलस। देखो तो सीधी सी बात है, विद्युत रसायन में हमने क्या पढ़ा था, कि भाई हमने ये पढ़ा था कि विद्युत रसायन वो होता है जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, जैसे कि जो करंट है, जैसे आपका सेल है, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था इस सेल का, ठीक है, ये सेल आप देख रहे हैं, इस सेल के अंदर करंट से ये चार्ज हो जाता है, चार्ज होकर के ये जो है ना, ये द्वितीयक सेल है, प्राइमरी नहीं है। जो आप घर में रिमोट में डालते हो वो प्राइमरी सेल होता है। कि सर दोनों दिखते तो एक जैसे हैं, बनाने में अंतर है, बनावट का अंतर है। ये सेल उनसे काफी कॉस्टली होता है, महंगा होता है, वो 5 से 10 रुपए का सेल आ जाता है, अधिकतम 20 का आता होगा, ये 400 से 500 रुपए का एक सेल आता है। बस क्यों है, क्योंकि बनावट में अंतर है। बनावट में क्यों अंतर है, क्योंकि ये रीयूजेबल है, मतलब बार बार चार्ज करके आप इसे यूज कर सकते हैं, वो यूज नहीं कर सकते, वो यूज एंड थ्रो होता है। तो ये जो सेल होते हैं ना, इसको मैंने चार्ज किया तो विद्युत ऊर्जा किस में चली गई, कि सर रासायनिक ऊर्जा में, और वापस से जब मैं इसका उपयोग माइक में लगाकर करता हूं तो वो रासायनिक ऊर्जा फिर किस में आ जाती है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, रासायनिक ऊर्जा के अंदर। और ये रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी किसके अंदर चली जाती है, तो दोस्त याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा के अंदर। यही विद्युत रसायन है, यही क्या होता है, विद्युत रसायन होता है।
है ना। अब हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। इतनी चीजें मैंने दी थी। दो साइंटिस्ट हम इसमें पढ़ते हैं, विद्युत रसायन में कितने पढ़ते हैं? दो पढ़ते हैं। मैंने आपको जब क्या पढ़ाए थे, अम्ल क्षार और लवण पढ़ाया था, तब आर्हीनियस साहब के बारे में एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल कौन होते हैं? जो जल के अंदर, किसके अंदर? पानी के अंदर H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं, बेस होते हैं। कि हाँ सर, ये आपने पढ़ाया था। आपको याद आ रहा होगा कि हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? जो जल में H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्षार होते हैं, बेस होते हैं। यही चीज थी और कुछ नहीं थी, है ना। यही चीज इन्होंने यहां भी फॉलो अप कर ली। देखो, वो कहता ना कि पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इनका अम्ल क्षार पर दिया गया ज्ञान विद्युत रसायन में भी काम आया। क्यों आया? क्योंकि देखो, यहाँ H के ऊपर पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आपने एक चीज देखी होगी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक मैंने आपको पढ़ाया कि चांदी होती। कोई चीज विद्युत की चालक क्यों होती है? क्योंकि उसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, दोस्त याद रखिएगा। ठीक है, आइए यहां देखिएगा, विद्युत अपघटन का नियम आर्हीनियस ने दिया। अब इनकी एक लाइन में पूरी पढ़ के आपको सुनाता हूं फिर, है ना। 1887 में स्वीडिश वैज्ञानिक थे, कहां के रहने वाले थे? स्वीडन के, या स्वीडिश बोलते हैं। इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा, स्वांते आर्हीनियस। क्या नाम था? स्वांते आर्हीनियस इनका नाम था। इनके द्वारा ये प्रिंसिपल दिया जाता है। ये बड़ा सरल सा एक नियम प्रस्तुत करते हैं हम सभी के सामने। ये कहते हैं, क्या कहते हैं? जब किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाए, मतलब किसी भी बात को, विद्युत अपघट्य का मतलब जो आयन देगा, है ना, उसको किस में घोल रहे हैं? विद्युत अपघट्य की डेफिनेशन मैंने आपको कल पढ़ाई थी। जो पानी में घुल करके प्लस या नेगेटिव आयन देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, विलायक में घोला जाता है तो वह अपने आयन में वियोजित हो जाता है। यह प्रक्रिया, है ना, आयनन या आयोनाइजेशन कहलाती है। देखो, अब अगर आप इस वाली पूरी लाइन को अगर समझे हो तो ये यही चीज नहीं निकल करके आ रही। आर्हीनियस ने कहा था कि जल में अगर हम अम्ल को घोलते हैं तो वो H+ आयन देता है, और क्षार को घोलते हैं तो OH नेगेटिव आयन। क्या चीज दे रहा है? वो आयन ही तो रिलीज कर रहा है कि जी भैया। तो जब हम जल के अंदर किसको, या किसी विलायक के अंदर किसको घोलते हैं? विद्युत अपघट्य, तो या तो वो पॉजिटिव चार्ज दे सकता है या वो नेगेटिव चार्ज दे सकता है। ठीक है बेटा, आपको 11th-12th की साइंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जो केमिस्ट्री करा रहा हूं आप वो कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए वो पर्याप्त रहेगी। ठीक है ना भाई अंकुश, आपके लिए ये पर्याप्त रहेगी, है ना। आपको 11th-12th पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो करा रहा हूं वो आप एक बार कर लीजिए। चलिए, है ना, आइए यहां पर, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको किसी भी किताबों में नहीं मिलेगा, है ना। आप कह रहे हैं सर मैं हमारी आपकी RW की रेलवे की बुक पढ़ लूं, या महेश वर्णवाल की पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, लूसेंट पढ़ लूं, वहां पर ये वाले पार्ट्स नहीं है, ये भाग वहां नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे मुझसे ही। आइए, है ना। तो क्या करते हैं? ये आयन देते हैं। देखो, सीधी सी बात है, जब भी किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है, डिसोल्व किया जाता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई एक केमिकल था, इस केमिकल को मैंने पानी के अंदर डाला। इस केमिकल को मैंने कहां डाला? पानी के अंदर। इसने पानी में जाकर के प्लस आयन दे दिया। मेरे पास एक और प्रकार का केमिकल था, मैंने इसको भी पानी के अंदर डाला, है ना। इसने अंदर जाकर के क्या दे दिया? नेगेटिव आयन दे दिया। अब करंट का फ्लो तभी होता है जब पॉजिटिव या नेगेटिव वहां पर चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं। यही बात इन्होंने बड़ी साधारण सी बात कही कि जल के अंदर या किसी विलायक के अंदर हम किसी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का मतलब वही होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा दे। जैसे आप नमक को भी डालोगे ना, नमक, सूखा नमक कभी भी करंट को फ्लो नहीं करेगा, लेकिन पानी में घुला हुआ नमक करंट का फ्लो करेगा। तो जैसे ही वो जाएगा तो वो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूटेगा, तो सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। अब यहां पर हमें एक चीज सामने आती है कि अच्छा, इसीलिए ये इसे विद्युत अपघट्य कह रहे हैं। हाँ, जब किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घुला जाता है तो यह अपने आयन में वियोजित, वियोजित का मतलब अलग हो जाना, टूट जाना, ये टूट जाता है ना। यह प्रक्रिया आयनन कहलाती है, आयोनाइजेशन कहलाती है। वेन अन इलेक्ट्रोलाइट, देखो ये चीज मैंने आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, है ना। विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? डिसॉल्व इन वाटर, है ना, एंड एनी अदर सॉल्वेंट, या किसी अदर प्रकार के सॉल्वेंट में जब इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होता है ना, तो ध्यान रखिएगा ये डिस, है ना, याद रखिएगा क्या करेगा ये, है ना, ये डिसकंटिन्यू कर देगा या डिसेक्शन कर देगा, किसका? अपने आयंस का, जिससे ये मिलकर बना है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब होता है या तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर दे या वो आपका नेगेटिव चार्ज रिलीज कर दे।
या तो वो धनात्मक आवेश ले आए या वो ऋणात्मक आवेश ले आए। देखो, अब आप सभी ने सोचा होगा, शायद हमें ये याद नहीं हुआ, आंख बंद करेंगे, मेरे साथ आंख बंद करेंगे और हम एक बात सोचेंगे। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विद्युत रसायन में आर्हीनियस का सिद्धांत। आर्हीनियस का सिद्धांत क्या कह रहा था? सर ने अभी हमें क्या समझाया कि किसी भी विद्युत अपघट्य को या तो हम पानी के अंदर, जल के अंदर, या फिर हम किसी विलायक में जब घोलते हैं, बोलना मेरे साथ में, मन मन में बोलना, जब पानी के अंदर है ना या किसी विलायक के अंदर घोलते हैं तो जब वो आयन को रिलीज करता है तब इस घटना को हम क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं। बड़ा सरल था, है ना। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई, सबसे अच्छा तरीका होता है आंखों को बंद करके उसको दोहराना, है ना, जैसा आपने मेरे साथ अभी किया। वही चीजें हमने सारी यहां पर अभी देखी। आर्हीनियस ने ये जो बात कही, जैसे एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है। मान लीजिए कि मैं इस पानी के अंदर पोटेशियम क्लोराइड को घोलने का काम करूंगा। मैंने एक पोटेशियम क्लोराइड को लिया, KCl को, और मैं इस पानी के अंदर मैंने इसको डाल दिया। तो यहां मुझे क्या देखने को मिला? जब मैं पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया करवा रहा था, ठीक है, मैंने इसको पानी के अंदर जैसे ही डाला, ये पोटेशियम क्लोराइड को मैंने किसके अंदर डाला? पोटेशियम क्लोराइड एक प्रकार का नमक होता है। मैं जैसे ही इसको पानी के अंदर डालता हूं तो यहां पर एक दोहरी प्रोसेस, मतलब ये डबल दिशा में हो सकती है ना, मतलब इससे आयन से वापस ये भी बन सकता है। तो यहां पर पोटेशियम आयन और साथ में क्लोरीन आयन देखने को मिलते हैं। और इन आयन को देखना ही, आर्हीनियस ने हमें यही तो कहा था कि जब हम किसी पानी के अंदर किसी विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं तो वह अपने आयन में अलग हो जाता है। अब देखो, सीधी सी बात है, सांप की प्रवृत्ति है काटने की, वो जहर ही देगा, है ना। आप सांप को कितना भी पाल लो, कितना भी दूध पिला लो, समय आने पर अगर वो काटेगा तो जहर ही चढ़ेगा, दूध नहीं चढ़ेगा। एज इट इज, जो धातुएं होती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होता है और अधातुओं के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप हमेशा ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी आप किसी, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट को, विद्युत अपघट्य को पानी में घोलेंगे, उसमें मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल के ऊपर, अधातु के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को जल में घोलने पर वह पोटेशियम तथा क्लोराइड आयन में वियोजित हो जाता है। पोटेशियम मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब एक चीज यहां पर देखिएगा, विद्युत आवेशित परमाणु आयन कहलाते हैं। ये आयन नहीं है। अगर मैं यहां पर मान लीजिए एक ऐसा लिखता हूं और एक ऐसा लिखता हूं, मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनमें से आयन कौन है, तो जिसके ऊपर चार्ज होगा, जिसके ऊपर चार्ज होगा, जैसे भले चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज होना अनिवार्य है। बिना चार्ज वाले को हम कभी भी ना तो इसे ना इसे हम आयन नहीं कह सकते। आयन हम उसी को कहेंगे जिसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार का एक साइन हो। इन दो के अलावा तो कुछ होता नहीं है। नहीं है मतलब कि वो क्या नहीं होगा? वो आयन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई विद्युत आवेशित परमाणु आयन कहलाते हैं। आयन वही होंगे, जैसे आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में आप क्या कहते हैं? धन आयन, ऋण आयन। आपने उनके पीछे ही आयन जोड़ दिया। इस धन के पीछे क्या लगाया? आयन लगाया। इस ऋण के पीछे क्या लगाया? आयन लगाया। धन आयन, ऋण आयन। ये धन आयन और ऋण आयन दोस्त याद रखिएगा, है ना, ये धन आयन और ऋण आयन इस बात को इंगित करते हैं, इस बात को समझाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से यहां पर ध्यान रखना है। तो विद्युत अपघटन याद रखिएगा, विद्युत आवेश केवल किस पे होता है? आयन पर होता है। अब देखो यहां पर एक सबसे, ये दो पॉइंट आपको बहुत इजी कर देंगे इस टॉपिक को समझना। विद्युत अपघटन केवल इलेक्ट्रोड पर होते हैं। सर ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, है ना, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत का जो अपघटन होता है वो केवल इलेक्ट्रोड पर होता है। आप कभी इसको गौर से देखिए, इस बीकर को, इसके अंदर ये दो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो टर्मिनल दिखाई दे रहे होंगे। ये इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड। मैंने कल आपको पढ़ाया था, कभी आपको याद हो तो आपने एनोड और कैथोड को पढ़ा था कि नहीं? एनोड को और कैथोड को पढ़ा था। आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने कल पढ़ा था एनोड और कैथोड के बारे में, है ना दोस्त, याद रखिएगा। तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव टर्मिनल की ओर हमेशा कौन से कण आकर्षित होंगे? पॉजिटिव वाले। और पॉजिटिव की ओर हमेशा कौन से आकर्षित होंगे? नेगेटिव वाले। जैसे नर का आकर्षण मादा के प्रति, मादा का नर के प्रति होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव का अट्रैक्शन हमेशा नेगेटिव की ओर, नेगेटिव का अट्रैक्शन ऑलवेज किसकी ओर होता है? पॉजिटिव की ओर होता है। ये चीज, ये ही इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्यूर ओनली एन इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो छड़े हमने डाली है एज इट इज सेल में होता है। ये जो सेल है ना, इस सेल में आप कभी देख पाए, मैं आपको इसको बिल्कुल कैमरे के पास दिखाता हूं। इसको देखिए,
एक ऊपर की साइड में आपको पॉजिटिव और नीचे की साइड में आपको नेगेटिव का सिंबल दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये यहां पर भी दो टर्मिनल है। विद्युत के स्विच अगर आप कभी खरीद के लाते हैं तो उनमें भी नोटिस कीजिएगा, एक टर्मिनल पॉजिटिव को दर्शाया जाता है और एक नेगेटिव को। एनोड वाला पॉजिटिव होता है, कैथोड वाला नेगेटिव होता है। बेटा अब मैं आपके जवाब बाद में दूंगा, ठीक है, मैं बिना जवाब दिए नहीं जाऊंगा। लास्ट के 5 मिनट हम आपसे बातें करेंगे, है ना। पूरी क्लास में अगर बात करेंगे मेरी कहानी की लिंक टूट जाएगी, है ना। आइए यहां देखो, आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। सर उत्क्रमणीय का मतलब, अभी देखो दोनों दिशा में होती है। मैंने अभी आपको पोटेशियम क्लोराइड पढ़ाया, मैंने इसके आगे एक ऐसा सिंबल बनाया था, ये सिंबल रिवर्सिबल का होता है। रिवर्सिबल मतलब दोनों तरफ, मतलब अगर ये टूटेगा तो ये पोटेशियम आयन भी बना लेगा और ये क्लोरीन आयन भी बना लेगा। ये जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड भी बना सकते हैं। मतलब ये दोनों से मिलकर ये भी बन सकता है, इससे वापस ये भी बन सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयनन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है ना। पूरी चीज को समझने के लिए जब हम सेल पढ़ेंगे उसके लिए आर्हीनियस का ये पूरी थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका हर पॉइंट अपने आप में कहानी दर्शा। तो आयनन की क्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। कि सर ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, है ना, कि ये तो रिवर्सिबल है, इनसे वापस ये बन भी सकता है। किसी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयन की संख्या पर निर्भर करती है। देखो कोई विद्युत का सुचालक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, है ना। कोई विद्युत का सुचालक है, किसी विलयन की उपस्थित उसमें आयन की संख्या पर निर्भर करता है, उसमें पॉजिटिव आयन कितने हैं, नेगेटिव आयन कितने हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा, किसी और पर नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, अगर उसमें आयन ही नहीं है तो वो याद रखिएगा, उसमें अगर फ्री आयन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आयन का मतलब यहां धनात्मक ऋणात्मक से मत निकालिएगा। आयन का मतलब है कि अगर उसमें आयन नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करेगा। आयन जितने ज्यादा होते हैं वो उतना अच्छा विद्युत का सुचालक होगा, वो इतना अच्छा करंट का फ्लो करेगा। इसीलिए सेल बनाते समय उनमें विशेष प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं। हर किसी केमिकल से सेल नहीं बनाए जा सकते, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो केमिकल अच्छे से आयन को रिलीज नहीं कर पाया तो वो वापस से आउटपुट नहीं दे पाएगा, मतलब विद्युत को निकाल नहीं पाएगा अपने अंदर से। इसलिए किसी भी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयन की संख्या पर निर्भर करती है। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन इट। उसके अंदर कितने प्रकार के ये आयन पाए जाते हैं ये उसी पर निर्भर करेगा। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी आर्हेनियस ने बताया कि आयनन की जो मात्रा होती है वो आयनित अणु की संख्या बटे कुल अणु, टोटल अणु कितने हैं और उनमें से कितने आयनित हुए, तो आयनित अणुओं की संख्या में कुल अणुओं की संख्या से अगर भाग दे दिया जाए, ये बटे का साइन है, अपॉन का साइन है। तो दोस्त याद रखिएगा, हमें यहां पर आयनन की मात्रा पता चल जाती है, लेकिन ये फॉर्मूला हमसे कभी नहीं पूछेंगे, मैंने बस आपको समझाने के लिए इसको लिया है ना। मैंने बस इसको क्या लिया है, समझाने के लिए। इतनी प्रोसेस को किसने समझाया, तो भैया जी इतनी प्रोसेस को समझाने का काम किसने किया, है ना। अब यहां फेराडे आ जाएगा। मैं इस नियम को एक बार आपसे वापस से कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझसे अभी क्या पढ़ा, मुझसे अभी एक नियम पढ़ा जिसे हम आर्हीनियस, मुझे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरे सामने तो कैमरा है, ठीक है। तो भाई मैं आंखें बंद करूं या ना करूं, लेकिन आप आंखें बंद करिएगा, आप जवाब दीजिएगा हमने किसका नियम अभी पढ़ा, हमने किसका नियम पढ़ा। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, हमने किसका नियम पढ़ा, तो आप क्या कहेंगे, भैया जी हमने आर्हीनियस का नियम पढ़ा। बहुत अच्छी बात है। पूरा नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे भाई, स्वीडिश का रहने वाले थे और नाम था इनका स्वांते आर्हीनियस। आर्हीनियस साहब ने पहली चीज जो अपने नियम में बताई, है ना, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो चीज समझी उसको आप कैसे, है ना, उपयोग में ला सकते हैं। AWTPO का है, दिल्ली पुलिस का नहीं है भाई। आपने AWTPO का बेच ले रखा है, ये उसी में क्लास चल रही है, ठीक है। आइए, जैसे कि जब किसी जल के अंदर, है ना, या किसी विलायक के अंदर, किसी जल के अंदर, किसी विलायक के अंदर, दोस्त याद रखिएगा, किसी जल के अंदर या विलायक के अंदर जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनका आयन का मुक्त करना ही क्या कहलाता है, आयनन कहलाता है, आयोनाइजेशन कहलाता है। कि हाँ भैया ये आपने बिल्कुल हमें पढ़ाया था। फिर दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि फॉर द एग्जांपल हमने पोटेशियम क्लोराइड लिया था। पोटेशियम क्लोराइड कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब कि जो आयनन बनते हैं, जो आयन बनते हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाते हैं। हम आयन से उसी अवस्था में लौट सकते हैं कि सर बिल्कुल लौट सकते हैं, है ना। अब यहां आयन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक धनायन हो सकता है, एक ऋणायन हो सकता है। फिर एक मैंने एक चीज कही थी
कि विद्युत अपघट्य जो होता है वो केवल और केवल कहां देखने को मिलेगा? विद्युत अपघट्य केवल और केवल इलेक्ट्रोड को देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये एनोड और कैथोड के रूप में जाने जाते हैं। एनोड पॉजिटिव चार्ज रखता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज रखता है। अब प्यारे दोस्त, किसी में विद्युत अपघट्य में जो विद्युत प्रवाह होगा ये किस पर डिपेंड करता है? ये भी आर्हेनियस ने बताया था। ये डिपेंड करता है, याद रखिएगा, ये किस पर निर्भर करता है? उसमें उपस्थित आयन की संख्या के आधार पर। आयन्स जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छी फ्लो करेगी, आयन जितने कम होंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी कम फ्लो करेगी। क्या हमने अभी तक जितने पॉइंट पढ़े वो सारे मैंने आपको समझाए थे? आइए देख लेते हैं। पहला, विद्युत अपघटन से संबंधित नियम सन 1887 में स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते आर्हेनियस ने दिया। जब किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो वह अपने आयन में वियोजित हो जाता है। यह प्रक्रिया आयनन क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन कहलाती है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, मैंने ये सिंबल आपको रिवर्सिबल का बताया था, उत्क्रमणीय प्रोसेस होती है। विद्युत आवेशित परमाणु आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिनके ऊपर आवेश दो ही तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। विद्युत अपघटन केवल इलेक्ट्रोड पर पाया जाता है। ऑलवेज ये कहां पर होगा? सिर्फ और सिर्फ, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड। अब ये कैथोड और एनोड नामक दो इलेक्ट्रोड होते हैं। आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये रिवर्सिबल का सिंबल होता है। ये दोनों दिशाओं में होना संभव होती है, ये दोनों डायरेक्शन में होती है। ठीक है। किसी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयन की संख्या पर निर्भर करती है। ये बात भी मैंने आपको समझाई थी। आयन है ना, आयनन की मात्रा ये कैसे निकालते हैं? तो जो कुल आयन होते हैं उनमें जो टोटल अणु होते हैं उनसे भाग दे देते हैं तो आयनन की मात्रा आ जाती है। प्यारे दोस्त, आप सभी जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं, क्या आपको आर्हेनियस का ये नियम समझ में आया? आ गया तो यस, और अगर नहीं आया तो कौन सा बिंदु नहीं आया उसको लिखकर टाइप करेंगे। ठीक है, ताकि मैं उस बिंदु को आपको दोबारा समझा सकूं। फिर मैं फेराडे के नियम पर आगे बढ़ने वाला हूं। प्लीज, है ना, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। विपिन मौर्य जी, सर जी आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। ठीक है, सुमित्रा जी यस सर आ चुका है। समीक्षा जी यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर। राम प्रकाश, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। मनीष जी यस भैया। चलो, अनु जी यस सर आ चुका है। सर HCl में रिवर्सिबल साइन नहीं था। नहीं, देखो दोस्त, HCl हम अम्ल की बात कर रहे थे, है ना। विद्युत अपघट्य अलग चीज होते हैं। विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जिनसे सेल बना रहे हैं, तो सेल के अंदर रिवर्सिबल का ही साइन आएगा। ठीक है, सेल के अंदर रिवर्सिबल का ही साइन आएगा। हम ये वर्ड देखो, आप फिर से समझना, एक बच्चे का बड़ा प्यारा डाउट है, आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, अम्ल निर्माण की क्रिया नहीं। अम्ल से आपने अगर मान लीजिए क्षार की क्रिया करके आपने नमक बना दिया, वो नहीं। आयनन, आयनन का मतलब अगर मान लीजिए आपने पोटेशियम में से ये पॉजिटिव चार्ज अलग कर दिया तो वापस पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम में डालोगे तो वो बन जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये इससे आपने इनको अलग किया, आपने आयन को अलग किया है। आयनन की क्रिया रिवर्सिबल है दोस्त। बड़ा प्यारा डाउट था, बड़ा प्यारा डाउट था। ठीक है, चलिए फॉर्मूले समझा दीजिए। फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया हमें? अच्छा, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है। देखो आयन, आयन टोटल आयन देखो पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मान लीजिए मैंने इस पोटेशियम क्लोराइड को पानी के अंदर डाला तो कितने आयन बनेंगे, उन आयन की मात्रा कैसे पता चलती है? तो भाई ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयन है ना, इनकी टोटल अणु कितने हैं? जैसे पोटेशियम के 10 अणु हैं, क्लोरीन के 12 अणु हैं, तो इन अणुओं की संख्या को ऊपर लिख दो और टोटल कितने अणु हैं। भाई जिस पानी में घोला उसके अणु, है ना, जो पोटेशियम क्लोराइड आपने पानी में डाला उसके अणु, टोटल अणु से उसको भाग दे दो तो उसकी मात्रा आ जाती है। आपको ये फॉर्मूला सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। ठीक है, चंचल जी, दीक्षा, विकास, चलो, है ना, रेणु, किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई हिमांशु, हम यहाँ आयन की बात कर रहे हैं ना, HCl निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं। चलो, यस सर आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम फेराडे के ऊपर बढ़ते हैं अब आगे, है ना। तो घबराना नहीं, जब हम PPT लेके आते हैं ना, हमें पता है हम क्यों PPT को लेके आते हैं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं अगर इस चीज को लिखता ना तो एक तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत टाइम जाता, और फिर जितनी मैंने अभी देखो 3 बार समझाया,
मैं 3 बार एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मैं अभी 3 बार आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसी में एक ही नियम में हमें पूरे 50 मिनट हो जाते हैं। अभी भी हमें हालांकि 30 मिनट हुए हैं, लेकिन फिर भी एक कम है उसकी तुलना में। चलिए, हाँ, HCl का आयन रिवर्सिबल है। HCl आयन, देखो एक बच्चा कह रहा है सर HCl का आयन रिवर्सिबल, बिल्कुल HCl का आयन रिवर्सिबल होगा। अगर आप HCl को ऐसे बोल रहे हैं ना कि HCl से ये हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन, ये रिवर्सिबल है, इसके ये आयन रिवर्सिबल है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि सर आपने हाइड्रोजन में से, HCl में से हाइड्रोजन गैस अलग कर दिया और क्लोरीन अलग कर दिया, वो रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल, आयन तो यहां भी रिवर्सिबल ही है। ठीक है, चलिए, सबसे फेमस, सबसे मतलब मेन जो व्यक्ति हैं पूरे इस टॉपिक के, वो है माइकल फेराडे। कौन है माइकल फेराडे? 1833-34 के दौर में फेराडे ने विद्युत अपघट्य के 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 नियम। और उन नियम के बिना इसको पढ़ना, शायद मैं कहूंगा कि पूरे इस टॉपिक को पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो जाएगा। इनके 2 नियम हैं और दोनों नियम अपने आप में तबाही। मतलब इनके 2 नियम को हम समझ गए ना, हम किसी भी सेल में हमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। देखो, 2 सेल में हमेशा ये चीज ध्यान रखो, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके प्रति नेगेटिव वाला आकर्षित हो जाएगा, है ना, और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके प्रति नेगेटिव वाला आकर्षित हो जाएगा। एक तो ये हमेशा ध्यान रखना है। एनोड और कैथोड में कंफ्यूज हो गए, सेल पूरा टाइम टाइम फिश, टाइम टाइम फिश। चलिएगा, फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? फेराडे का प्रथम नियम, फेराडे साहब का पहला नियम ये कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पानी है, ठीक है, मैंने एक इसको पानी, क्या मैंने इसमें कोई केमिकल ले लिया और मैंने यहां पर एक छड़ ये ले ली कैथोड वाली और एक छड़ मैंने ले ली एनोड वाली। कौन सी ले ली? एनोड वाली। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दिया। तो जब भी किसी विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये धारा कहां पर जा रही है? कैथोड और एनोड, इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। सर ये समझ नहीं आया, कसम से समझ नहीं आया। देखो दोस्त, समझना, ठीक है, जैसे मैंने मान लेते हैं इसको हमने एनोड मान लिया। क्या मान लिया? एनोड मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया? कैथोड मान लिया। अगर इसमें आप जितनी धारा भेजोगे इसके अंदर फ्री होने, मान लीजिए कि मैंने इसमें पोटेशियम क्लोराइड ही डाला, तो ये पॉजिटिव वाला किसकी ओर जाएगा? कैथोड पे कौन सा चार्ज भाई? है ना, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और कैथोड पर कौन सा होता है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाला किसकी ओर भागेगा? ये पॉजिटिव वाला भागेगा भैया कैथोड की ओर, और ये नेगेटिव वाला किसकी ओर भागेगा? पॉजिटिव की ओर। समझना, एक सिंपल सी बात, मैंने एक विलियन के अंदर भाई एक एनोड था एक कैथोड था, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कैथोड की ओर कौन जाएगा भाई? नेगेटिव की ओर पॉजिटिव वाला भागेगा और पॉजिटिव की ओर नेगेटिव वाला भागेगा। अब इन्होंने कुछ नहीं कहा, बड़ा सरल नियम है इनका, कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि अगर मैं विद्युत धारा कम पहुंचाऊंगा तो ये पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल के पास में, एनोड के पास में, ये क्लोरीन कम आएगा, है ना, और कैथोड के पास में पोटेशियम कम आएगा। मतलब मैं विद्युत धारा ज्यादा पहुंचाऊंगा तो ये ज्यादा जाएंगे, मतलब विद्युत धारा को ज्यादा बढ़ाओगे तो ये आयन ज्यादा जाएंगे, कम बढ़ाओगे तो कम जाएंगे। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए में एक चॉकलेट आती है, आपने दुकानदार को 10 रुपए दिए तो एक आएगी, 20 दिए तो 2 आएगी, 30 दिए तो 3 आएगी, 100 रुपए दिए तो 10 आएगी। तो आपने जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाया, नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ गई ना। तो सेम यही चीज इन्होंने कही कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर विद्युत धारा बढ़ाओगे तो आयन ऑटोमेटिकली इन इलेक्ट्रोलाइट्स की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाएंगे, वो खुद ब खुद आने लगेंगे। और विद्युत धारा कम पहुंचाओगे तो वो भी कम आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ये वाला फंडा क्लियर हुआ कि नहीं? फिर मैं इसको बाद में समझाऊंगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? वो दो दो तरीके से मैंने समझाया, एक तो ये तरीका, एक चॉकलेट वाला तरीका। पैसा देना हमारा विद्युत हो गया और चॉकलेट का आना हमारे क्या हो गए दोस्त? याद रखिएगा, है ना, मुक्त पदार्थ। मोलरिटी नॉर्मेलिटी के प्रश्न नहीं करवाए, वो आपकी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत नहीं पूछे जाते, इसलिए नहीं करवाए। ठीक है, हाँ, AWTPO में आप जानते हैं कि सर हमें करवा दीजिएगा, तो वो परिभाषा आपका एक टॉपिक है ना, मैंने आपको कहा है कि परिभाषाएं मुझे भी करवानी है, एक टॉपिक है आपका। ठीक है, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन, तो रिएक्शन वाले टॉपिक में हम उसको ले लेंगे, परिभाषाओं के साथ में ले लेंगे। ठीक है, परिभाषा टॉपिक नहीं है, रिएक्शन वाला टॉपिक है, उसमें ले लेंगे मोलरता और मोलरता। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, चलो
यहां देखो, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब कुल मिलाकर के ये जो लाइन यहां से बोली है ना, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। जितना ज्यादा करंट पहुंचाएंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा वहां पर, याद रखिएगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब वो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, वो इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा वो कौन सा है। ये देखो, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या किया भैया, ये फेराडे का ही डायग्राम है। यहां पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ाया। देखो ये एनोड पर कौन सा चार्ज है कि भैया पॉजिटिव, इसकी और कौन सा डायरेक्शन है, एनायन। एनायन का मतलब यहां नेगेटिव चार्ज से, किससे है, ये नेगेटिव वाला चार्ज आपको अब प्रॉपरली दिख जाएगा। ये एरो दिख रहा है, ये नेगेटिव वाले भाग के कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव की ओर। तो ये पॉजिटिव की ओर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भैया पॉजिटिव का अट्रैक्शन नेगेटिव की ओर ही तो होगा, ठीक है ना। अब ये चीज ध्यान रखो, ये पॉजिटिव वाला कहां आ रहा है, ये भैया नेगेटिव की ओर, ये कैथोड की ओर आ रहा है, इन्हें कैटायन कहते हैं। ये देखो, अब ये क्यों हुआ, ये जो आपको तार दिख रहा है ना, इस तार से हमने यहां करंट की सप्लाई करी थी। क्या करी थी, करंट, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जितना, ये देखो यहां लिख रहा है इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रिक का फ्लो हम जितना ज्यादा करेंगे, ये जो आयन है ये इसके आसपास में इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी संख्या उतनी ज्यादा होगी, है ना। इन इलेक्ट्रोड्स पर ये जो आयन आपको दिख रहे हैं इनकी संख्या उतनी ज्यादा होगी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम कर दोगे, ये जो गोले इनके आसपास चिपक रहे हैं इनकी संख्या कम हो जाएगी। बात समझ में आई, ये सिंपल सा पहला नियम था, है ना। इसको और सरल करने के लिए हम इनको कुछ मान लेते हैं, विद्युत धारा को कुछ मान लेते हैं और उसको देखते हैं। यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा हम एम मान ले, जो मुक्त पदार्थ अंदर पाया गया लिक्विड के अंदर, और धारा को हम क्यू मान ले, तो ये जो मुक्त पदार्थ है जिसे हमने फ्री जो सब्सटेंस है जिसे हमने क्या माना है, एम माना है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा धारा क्यू के। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यू के। एम सीधा समानुपाती होगा, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू के, किसके, एम क्यू के सीधा क्या होगा, समानुपाती होगा। भाई हमने धारा को मान लिया और पदार्थ को मान लिया, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्यू के, ठीक है। या फिर एम एम बराबर क्या हो गया, जेड क्यू, है ना। ये नेतांक हटेगा, मैं इसको अभी थोड़ा इजी कर देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। आप इसको यहां से हटा करके और करके लिख लीजिए, आप इसे और करके लिख लीजिए। ये कांस्टेंट का साइन है ना, समानुपाती का साइन है, ये यहां से हटेगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, z और q हो जाएगा। अरे m बराबर z और q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, z और q हो जाएगा। भाई m क्या था, m पदार्थ की मात्रा मानी थी, धारा क्या थी, q थी, और ये z क्या हो गया, ये यहां पर नियतांक था, कांस्टेंट था। ये नियतांक हटा तो इसकी जगह पर हमने क्या रख लिया, z। तो z एक नियतांक होता है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक या इलेक्ट्रोकेमिकल, है ना, इक्वेशन के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन, या आप सीधा कह दो स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। देखो ये पहला नियम था, मैं आपको वापस से एक बार इसको पूरा समझाता हूं। ये पहला नियम यहां पर कंप्लीट हुआ। हमने फेराडे का पहला नियम पढ़ा। फेराडे साहब ने कहा कि आप जितनी ज्यादा विद्युत अपघट्य के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो करोगे, उसमें मुक्त पदार्थ या जो मुक्त, है ना, आयन होते हैं वो उतना ही ज्यादा, है ना, इलेक्ट्रोड की ओर आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी कम कर दोगे वो नहीं आएंगे, कम आएंगे, है ना भाई, सीधी सी बात है। इसी से एक चीज निकल करके आई, ये डायग्राम मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ाओगे, कैथोड जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसकी ओर पॉजिटिव वाले पार्टिकल आएंगे, एनोड जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी ओर नेगेटिव वाले आयंस आने लगेंगे, है ना। एनायन को हम पॉजिटिव और केटायन को हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव कह देते हैं दोस्त, याद, केटायन को पॉजिटिव कह देते हैं। अब दोस्त यहां देखिएगा, यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा m और धारा को हम क्या मान ले, q मान ले, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा q के, क्योंकि जितनी ज्यादा, q मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जितना ज्यादा फ्लो कराओगे m भी उतना ही ज्यादा आएगा, q कम करोगे m कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती का मतलब ये होता है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा। बात समझ में आई। ये कांस्टेंट का साइन, नियतांक यहां से हटता है तो यहां z आता है, z एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम रासायनिक तुल्यांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन के तौर पर भी हम इसे जानते हैं। अब 2 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 2 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मुझे तो कुछ, वैसे भी मेरे तो पीछे है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। मैं प्रोनाउंस करते जाऊंगा, मैं चीजें पूछूंगा, मैं भी जवाब दूंगा, और वो जवाब आप अपने आप से भी दीजिएगा। पहला, है ना, मैं भी बंद कर लेता हूं। चलिए सबसे पहले माइकल फेराडे की बात करते हैं। 1833-34 के अंदर माइकल फेराडे विद्युत,
है ना, याद रखिएगा। अपघट्य के जो नियम देते हैं उनमें पहला नियम फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। फैराडे का प्रथम नियम क्या दर्शाता है, आप बोलने का प्रयास कीजिए, मैंने आपको अभी समझाया, मैं भी बोलता हूं। फैराडे का पहला नियम यह कहता है किसी विद्युत अपघट्य या याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रोड के ऊपर मुक्त जो आयंस होते हैं या जो मुक्त पदार्थ होता है वो उतनी ही ज्यादा मात्रा में आता है। अगर विद्युत धारा कम हो जाए तो उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। अगर हम विद्युत धारा को Q मान ले और पदार्थ की मात्रा को M मान ले तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के, क्योंकि भैया अगर Q बढ़ रहा है, विद्युत धारा बढ़ रही है, तो M की मात्रा भी बढ़ेगी। मैं यहां पर वापस से इस M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, Z यहां पर नेतांक आ जाता है। क्या आ जाता है? कांस्टेंट का क्या नाम है? ये है ना बेटा, है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जेड एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन के तौर पर भी आप इसे जानते हैं। ये रहा नाम। ये पहला नियम था। क्या प्यारे दोस्त मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको पहला नियम समझ में आ गया? क्या आपको पहला नियम समझ में आया? आंखें बंद करके एकदम खोलता हूँ ना, मेरे स्टूडियो में लाइट बहुत है, मुझे एकदम ऐसा लगता है कि कहाँ आ गया हूँ मैं, है ना। ये जेड कांस्टेंट का नाम है ना विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये इसी का, देखो पूरी लाइन पढ़ो। जहां जेड एक नेतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं का मतलब वो नाम है उसका। चलो बताइए जल्दी से। हाँ अब खोल ले, हाँ हाँ बिल्कुल नेहा, खोल लीजिए आंखें, इतनी देर बंद थोड़ी करनी है, जवाब देना था तब तक थी बस। क्या ये समझ में आया? देखो आपने अगर मुझ पर, है ना, पीपीटी के लिए मैंने आपसे बोला और आपने कहा जी सर ले लीजिए, तो यकीन मानिए मैं आपको क्लास से ही याद करा के घर भेजूंगा। ठीक है, लेकिन वो हैंड रिटन में क्या होता है, जब इतनी चीजों को देखो, हमने लगभग यहाँ पर अभी 7 स्लाइड, इतनी तो लिख भी नहीं पाता मैं। अगर ये चीज, अब आप खुद मुझे बताओ कि ये हैंड रिटन ज्यादा समझ में आ रही है कि अभी ज्यादा समझ में आ रही है? मुझे एक बात बताइए कि अगर ये मैं लिखता तो ज्यादा समझ में आती कि यहाँ लिखी हुई है? देखो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मुझे तो इससे डबल टाइम लगता है इसमें, है ना। यही चीज मैं पहले एक रफ पेज पर लिखता हूँ, वापस से ये टाइप होने जाती है। हाँ आपका डाउट मुझे याद है, आप बिल्कुल, मैं आपको 5 मिनट दूंगा, आप पूछ लीजिएगा बेटा अंकुश, मुझे याद है। चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है ना सर? बिल्कुल बेटा हिमांशु, आप इस डायग्राम को शायद देखे नहीं है, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चार्ज फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो होने का तरीका देखिए, जो अंदर होते हैं केटायन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव से ऑलवेज कहाँ जा रहा है दोस्त, इसके साइन देखो, ये इसका एरो देखो कहाँ जा रहा है, ये केटायन कहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव से कैथोड की ओर जा रहा है जिस पे नेगेटिव साइन है। इसका एरो देखो ना, ये एरो कहाँ दिखा रहा है, ये एरो इस डायरेक्शन में दिखा, इस डायरेक्शन में कौन है, कैथोड, कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव की ओर जाएगा। ये एनायन है, एनायन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, एरो किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, ये कौन है, एनोड, पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की ओर। जैसे आप अपने आप को ले लीजिए दोस्त, आप किसी गड्ढे में खड़े हैं, एक तरफ लड़का खड़ा है एक तरफ लड़की खड़ी है, अगर आपका जेंडर जो होगा, आप कौन से जेंडर की ओर जाएंगे? कह रहे हैं कि इनमें से चुनकर शादी कर लो, तो आप हमेशा अपोजिट जेंडर की ओर जाएंगे ना, हालांकि अब कुछ भी हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर तो हम कहाँ जाएंगे, अपोजिट की ओर। तो एनायन नेगेटिव है, वो पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना, केटायन पॉजिटिव है, वो नेगेटिव की ओर जा रहा है। अब ज्यादा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, टीचर जो कहते हैं ना उनको माना करिए। अगर वो कहते हैं ना कि ये चीज आपके लिए डायग्रामेटिकली ज्यादा अच्छी रहेगी, पीपीटी के तौर पे अच्छी रहेगी, हमें भी कोई ऐसा नहीं लगता कि, हमें तो और अच्छा रहता है कि हम लिख के ही पढ़ा दें, हमारी मेहनत बच जाती है दोबारा वो लिख कर देने की, कि वो टाइप होके आएगा वापस से वो वाली चीज की। आइए दूसरा नियम पढ़ते हैं, है ना। हमने यहाँ पर पहला नियम पढ़ लिया, अब दूसरा नियम, फेराडे साहब ने जो दूसरा नियम दिया, इसकी बात करते हैं। इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, जैसे ये समझिए कि मैंने एक यहां पर एक ये है ना ले लिया, एक यहां पर ये ले लिया, एक मैंने वहां पर ये ले लिया, मैंने यहां पर इनके अंदर एक रोड ये, एक रोड ये, एक रोड ये डाल दी, मैंने इनके अंदर दोस्त एक एक रोड ये वाली डाल दी, ये डाल दी, ये डाल दी, इनको मैं पैक कर देता हूं।
ये तीन आप अलग अलग प्रकार के क्या देख रहे हो, आप ये समझो कि मैंने इनमें तीन प्रकार के सेल हैं और तीनों में अलग अलग प्रकार का केमिकल डाला है। ठीक है, किसी में मैंने पोटेशियम क्लोराइड डाला होगा, हाँ एम की मात्रा क्यू पर डिपेंड करेगी, क्यू की मात्रा एम पर डिपेंड करेगी। बिल्कुल सही है ना। आ जाइए, देखो तीन अलग अलग प्रकार के केमिकल है। आप ये समझिए कि मैं तीन दुकानों पर आपको शक्कर लेने के लिए पहुंचाता हूं, है ना। ये आपके गांव की दुकान हो गई, ये शहर की दुकान हो गई, और ये आपके कहीं आप रूम से रह रहे हैं वहां की दुकान हो गई। आप तीन जगह पर शक्कर लेने जाते हैं। मुझे एक बात बताओ कि अगर सब जगह शक्कर 40 रुपए किलो है और मैं अगर तीनों दुकानों पर आपको 40 रुपए देकर पहुंचाऊंगा, तो आप तीनों जगह से कितनी कितनी शक्कर लेके आएंगे? कितनी कितनी का मतलब एक जगह की अमाउंट बताओ। आप पहली दुकान से कितनी शक्कर लेके आओगे कि सर 1 किलो, दूसरी से कि सर 1 किलो, तीसरी से 1 किलो। क्यों तीनों दुकान से 1 1 किलो ही शक्कर आई? क्योंकि सर शक्कर 40 रुपए किलो थी, तो कहीं पे भी क्या 10 दुकान पे पहुंचाओगे तो भी हम 1 1 किलो ही लाएंगे, है ना। बात क्या होगी, सर 10 दुकान पे भी पहुंचाओगे तो हम 1 1 किलो ही लाएंगे, क्योंकि पैसा तो सेम है ना, 40 रुपए किलो है शक्कर। हाँ सर, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। फेराडे ने कोई अलग चीज नहीं बोली। उसने कहा कि अगर मैं ऐसे 50 भी विद्युत अपघट्य लगा दूं, इलेक्ट्रोलाइट लगा दूं अलग अलग, और अगर मैं सब में समान विद्युत धारा प्रवाहित करूं, सेम, जैसे सेम पैसा दिया था मैंने आपको, इस नियम के अनुसार जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ये यहां पे जो वो है ना, यहां देखना, ये जो ये आके अटक रहे थे ना, ये इनका अगर टोटल भार निकालोगे ना, तो इनका भार बराबर होगा। कि भार मतलब सर वेट, तुल्यांकी भार। कोई ऐसा सेंस नहीं है भाई। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी अगर सेम दी जाती है, ठीक है, तो एक ही दुकान से ले लेंगे। हाँ वो आपकी है ना अकलमंदी है कि आप एक दुकान से ले लीजिए, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, क्योंकि इस एग्जाम्पल को समझने के लिए ये चीज होगी। क्योंकि एक दुकान से आप ले लोगे वो तो आपको समझ में आ गया कि सब जगह एक ही रेट है, तो एक ही दुकान से ले लेते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलता है कि सब दुकान पर एक ही रेट है? जब वहां जाओगे ना। ठीक काम इन्होंने किया, इन्होंने पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, विद्युत अपघट्य के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया। जितने यहां पर इनको क्या दिखे भैया, सीधी सी बात है, मुक्त पदार्थ देखे, इनका द्रव्यमान देखा। दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी को सेम उतनी ही क्वांटिटी में फ्लो करवाया, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन देखे, वो भी उतने ही निकले। तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन को देखे, यहां भी उतने ही निकले। तो कहने का तात्पर्य है, अगर विद्युत धारा की मात्रा को एक समान लिया जाता है, तो जो मास होता है, मतलब मैं यहां पर इनको हटा करके क्या कह सकता हूं अब आपसे, कि जो वहां पर एम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था? एम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था? कहां गया ये, कहां चला जाता है? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? क्यू के। यहां एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई के। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ई के। तो ये ई क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली हमने, धारा की बात करी थी वहां, तो यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख दिया हमने ई के, कि भैया तुम जानो इलेक्ट्रॉइड पर जो पदार्थ होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है उसकी मात्रा, और भैया जो एम होता है ना, मतलब जो पदार्थ की मात्रा होती है उसकी मात्रा बराबर होगी। हमें नहीं जानना, हमें नहीं मतलब, ठीक है। इसी से एक बहुत अच्छी चीज निकल के सामने आती है। क्या निकल के आती है? उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। एक कह रहा है सर मैं शक्ल लेने नहीं जाऊंगा। एक बार ले आऊंगा, बाकी के पैसे जेब में रख लूंगा। भाई तू समझो यार, तुम है ना उदाहरण में बह जाते हो, ठीक है, वो नहीं करना है। किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ के रासायनिक तुल्यांकी पदार्थ के समानुपाती होता है। वो हमने देख लिया कि चलो ठीक है भाई, मान लिया हमने, ये चीज हो जाएगी, कोई मतलब नहीं हमको उससे। या हम ये भी बोल सकते हैं जेड इक्वली प्रोपोर्शनल टू ई, है ना, वहां से उठा लेंगे जेड, लेकिन हमें वो भी नहीं लेना। इससे फेराडे ने एक बात बताई, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये जो एक लाइन दिख रही है ना आपको, 2 लाइन है, ये लाइन इन्होंने, ये जो मैंने 3 या डब्बे बनाए थे ना अभी, उन 3 डब्बों से फेराडे ने एक चीज को निकाला। 96,487 आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये कुलाम, कुलाम का मतलब होता है आवेश। आप देखते हो ना प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम का मतलब आवेश। कुलाम विद्युत धारा किसी विलयन में से प्रवाहित करने पर पदार्थ का एक तुल्यांकी भार, एक तुल्यांकी भार का मतलब एक फेराडे, उसमें कितने मोल होंगे? तो उसमें अगर दोस्त याद रखिएगा,
अगर 96,487 कूलाम विद्युत धारा अगर आप किसी विलियन में क्या कर रहे हो, प्रवाहित कर रहे हो, तो दोस्त उसमें आप एक तुल्यांकी भार मुक्त होता है। एक तुल्यांकी भार की जो वैल्यू हुई, जो इन्होंने निकाला, तो ये कितनी निकल के आई है ना। इस तुल्यांकी भार को हम किस में दर्शाते हैं, एफ। एफ का मतलब होता है फेराडे। इसका टोटल नंबर निकल कर आता है 96,500 कुलाम, और मोल लिखना पड़ेगा प्रति मोल, है ना, कुलाम प्रति मोल। यहां मोल के ऊपर पावर -1 कर लेना, क्यों, क्योंकि प्रति मोल लिख दो, यहां प्रति का साइन लगा देता हूं, प्रति का मतलब बटे में, कुलाम प्रति मोल होता है। और अगर इसको गुणे में लिखोगे तो मोल की पावर -1 करना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी, फिर से समझना। मैंने अभी आपको फेराडे का दूसरा नियम पढ़ाया। इनका कहना था किसी विद्युत अपघट्य के ऊपर या अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य के ऊपर अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उस विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर भैया उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मुक्त आयन पाए जाते हैं, है ना, उनकी जो संख्या होती है वो क्या पाई जाती है, एक समान पाई जाती है। मतलब अगर आप 50 क्या 1000 पर भी वो प्रवाहित करोगे तो वहां पर भी वो नंबर वही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो फेराडे का द्वितीय नियम, फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है दोस्त, याद रखिएगा। इस नियम के अनुसार जब विभिन्न विद्युत अपघट्य थे, हम अब वही फॉलो अप करेंगे जो हमने आंख बंद करके पहले करा था। आप आंख बंद करिएगा, मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे एकदम से फिर लाइट खोलता हूं बहुत सारी लाइट दिखती है ना। सेकंड नियम में इन्होंने कहा था कि किसी विद्युत अपघट्य मतलब अलग अलग प्रकार के जब हम विद्युत अपघट्य के ऊपर एक समान विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उन पर पाए जाने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो मुक्त आयन होंगे या जो मुक्त पदार्थ होगा, उसकी मात्रा इलेक्ट्रोड पर एक समान पाई जाती है। कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यही तो सेकंड लॉ था। पहला नियम क्या था कि दूसरा पढ़ते पढ़ते पहला भूल तो नहीं गए। पहला नियम क्या था बताओ, पहला नियम लिखकर बताओ, दूसरा पढ़ते पढ़ते पहला तो नहीं भूल गए, यही होता है इसमें। बहुत बढ़िया, नहीं भूले हैं। चलो यहां देखिएगा, फिर हमने क्या कहा था कि भैया जैसे कि अगर हम इसके ऊपर कितने गुलाम, 96,487 गुलाम विद्युत धारा अगर इस पे ऊपर प्रवाहित करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, किसी भी विद्युत अपघट्य के ऊपर, तो उस पर एक, याद रखिएगा, एक क्या बोलते हैं, एक तुल्यांकी भार मुक्त होता है। इस एक तुल्यांकी भार को एक फेराडी कहा जाता है। एक फेराडी बराबर होता है 96,500 कुलाम मोल, है ना, या कुलाम प्रति मोल, कुलाम प्रति मोल। तो ये जो अमाउंट था, ये चीज सामने आती है। आज आपको यहां पर नियम समझ में आ गए, विद्युत अपघट्य के नियम कंप्लीट हो गए। कल से हम सेल पढ़ेंगे। कौन कौन से सेल पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, लेक्लांसे सेल, लिथियम आयरन बैटरी। मैं अभी आपको इसी के साथ में एक पीडीएफ थोड़ी सी अटैच देता हूं, है ना, जितनी भी हो सकती है। विद्युत लेपन क्या होता है ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 15-16 ये आप नोट कर लीजिएगा जितने आप कर सकते हैं, है ना। इनके यहां तक की जो चीजें हो जाएंगी ये हम कल डिस्कस करेंगे। कल क्लास सुबह 11 बजे होगी, है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। इसके साथ में ही ऐड करके दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, है ना। बस ये है कि हर पार्ट के बाद में एक दो लाइन छोड़ देना, कभी हो सकता है मैं एक्स्ट्रा कोई एक आध पॉइंट लिखवा दूं तो एक दो लाइन छोड़ देना। मैं आपको ये आज एडवांस में ही दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके नोट्स प्रॉपरली पहले से ही बन जाए। तो आप एक बार इनको पढ़ भी लेंगे, कल क्लास सुबह 11 बजे ही होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।